हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये हैं 29 जून के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, डेली बेसिस पे आते हैं, आप इनको जरूर कवर कीजिए। इनसे आपके बहुत सारे सवाल भी कंप्लीट आएंगे एग्जाम में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए ये करंट अफेयर्स को देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। इनको बिल्कुल भी आप हल्के मत लीजिए। जो भी कैंडिडेट सोचते हैं कि इन करंट अफेयर्स को हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में इनको कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आते हैं, तो इससे आपकी रेगुलर एक जो परफॉर्मेंस है वो बनी रहेगी। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 29 जून करंट स्टार्ट करते हैं गाइस। बताना चाहूँगा कि लोअर पीसी मेंस और आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें अच्छे से लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले दो सवाल देखते हैं कि आज ही करंट अफेयर्स पे इस पर दो क्वेश्चन है। पहले आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बाकी वीडियो के अंत तक देखिएगा, अंत तक पहुँचते पहुँचते हम इन दोनों सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो पहला सवाल आता है कि हु इज़ अपॉइंटेड एज दी हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, उसका चीफ किसको बनाया गया, उसका हेड किसको बनाया गया है। तो सामंत कुमार गोयल जी को बनाया गया है, दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है, तपन देगा जी को बनाया गया है, या वी परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। तो इन चारों में से किन पर्सन को बनाया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि लेंटेना कैमेरा जो है, ये भी न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है। ये एक हाइड्रोजन से चलने वाली कार है क्या, इन्वेजिव स्पीसीज़ है, कोई आक्रामक प्रजाति है, न्यू हाई पावर्ड कैमरा है जिससे कि हम प्लैनेट्स को और स्टार्स की फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो यूएसए ने डेवलप की है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बाकी वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक पहुँचते पहुँचते हमें इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। GS1 से न्यूज़ आ रही है कि एक प्ली आई है टू चेंज कॉल साइन VT ऑन इंडियन एयरक्राफ्ट। अभी भारतीय एयरक्राफ्ट जितने भी हैं जो इंडिया में एयरक्राफ्ट रजिस्टर होते हैं, उन सब एयरप्लेन्स पे, सभी एरोप्लेन्स पे VT लिखा जाता है। तो अब ये जो VT है, इसका क्या मतलब है, और एक प्ली डाली गई है कि इस VT को हटाना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई है जिससे कि जो कॉल साइन है VT, उसको हटाना चाहिए, क्योंकि VT जो है वो विक्टोरियन टेरिटरी या वाइसरॉय टेरिटरी, जो कि ब्रिटिश राज की लीगेसी थी, उसका सिंबल था। यानी कि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स भारत में थे, उन्होंने भारत में जितने भी हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन्स उस टाइम पे हुआ करते थे, उन सब पे VT लिखवाया था। वो VT इसलिए लिखवाया था क्योंकि उस टाइम पे हम विक्टोरियन टेरिटरी हुआ करते थे या वाइसरॉय की टेरिटरी हुआ करते थे, इस वजह से लिखवाया था। जो प्रीफिक्स है VT इज़ द नेशनैलिटी कोड दैट ईच एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी। तो VT अपने आप में एक नेशनैलिटी कोड है, यानी कि ये भारत के लिए कोड है, और सभी प्लेन्स, जितने भी प्लेन्स भारत में रजिस्टर होंगे, सबको VT अपने प्लेन पे लिखवाना ही होगा। द कोड इज़ जनरली सीन जस्ट बिफोर द रियर एग्जिट डोर, या तो पीछे वाले डोर पे होता है, एंड अबव द विंडोज, और विंडो के ऊपर होता है। ऑल द डोमेस्टिक एयरलाइंस हैव द प्रीफिक्स VT विच इज़ फॉलोड बाय यूनिक अल्फ़ाबेट्स दैट डिफाइन द एयरक्राफ्ट एंड हु इट बिलोंग्स टू। तो सभी जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं भारत में, जितने भी एरोप्लेन्स हैं, सभी में VT लिखा जाता है और उसके आगे एक यूनिक नंबर लिखा जाता है जिससे पहचाना जा सके कि ये किस एयरलाइन का प्लेन है। इट सेड ब्रिटेन सेट द प्रीफिक्स VT फॉर ऑल द कॉलोनीज इन 1929। तो 1929 में जो प्रीफिक्स था VT, इसको ब्रिटेन ने सेट किया था भारत के लिए, जबकि कंट्रीज जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ने सब ने अपने अपने साइन चेंज कर लिए इंडिपेंडेंस होने के बाद। लेकिन भारत ने जब 1947 में हम आज़ाद हुए, उसको हमने अब तक चेंज नहीं किया, और अब तक हम उसको VT चलाते आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक वाइसरॉय की टेरिटरी या विक्टोरियन टेरिटरी का अपने आप में एक सूचक है। तो अब कहा जा रहा है कि इसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको 93 ईयर्स हो गए हैं इस VT को चलते चलते। नेक्स्ट आती है न्यूज़, अ स्मॉल स्टार्ट दैट वेंट ऑन टू चेंज द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो एक पुलिस की बात आ रही है कि पुलिस में किस तरह से रिफॉर्म्स हुए हैं और धीरे धीरे महिलाओं ने किस तरह से पुलिस में भूमिका निभाई, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि 30 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन वॉज ओपनड, तमिलनाडु हैज़ 222 सच स्टेशन। तो तमिलनाडु में 30 साल पहले सबसे पहला एक ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन खोला गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सभी महिलाएं थी। अब तमिलनाडु के अंदर ऐसे 222 स्टेशन हो गए हैं। द मॉडल हैज़ बिन रेप्लिकेटेड एल्सवेयर इन द कंट्री टू। और ऐसा ही मॉडल जो है, यानी कि सभी महिलाओं से सुसज्जित जो पुलिस स्टेशन है, ये और राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। तो अगर हम विमेन इन खाकी की बात करें, तो भारत में विमेन वर फर्स्ट डिप्लॉयड फॉर पुलिसिंग इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर।
तो जिस टाइम पे भारत आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले जो महिला पुलिस थी सबसे पहले, जो ट्रावनकोर का प्रिंसली स्टेट था उसमें थी। उसके बाद फिर विमेन वर फॉर्मली एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस इन कानपुर इन 1939। उसके बाद फॉर्मली कानपुर में विमेन पुलिस को लाया गया 1939 में। और 1972 में जब आईपीएस के लिए, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए पोर्टल्स विमेन के लिए भी खोल दिए गए, तब उस टाइम पे किरण बेदी जी जो हैं ये भारत की पहली विमेन आईपीएस ऑफिसर बनी। 1976 में विमेन जो आईपीएस ऑफिसर्स बनी, जी थिलागावथी और लेतिका सरन, ये तमिलनाडु कैडर से बनी आईपीएस ऑफिसर्स तमिलनाडु से। तो अ न्यू चैप्टर इन पुलिसिंग हैज़ हेराल्डेड इन द कंट्री 1992 when Chief Minister Jayalalitha declared open the first all women police stations at Chennai's 1000 Lights पुलिस स्टेशन। तो जो चेन्नई का जो 1000 लाइट पुलिस स्टेशन है 1992 में, सबसे पहला जो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन जो तमिलनाडु में खोला गया था वो 1992 में खोला गया था। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है कि चाइना से लोन ले रहा है पाकिस्तान। तो $2.3 बिलियन का लोन एक फैसिलिटी एग्रीमेंट हुआ है जो कि पाकिस्तान ने साइन किया है विद अ चाइनीज़ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स टू हेल्प द कंट्रीज़ कैश ट्रैप इकोनॉमी। तो चाइना के कई सारे बैंक जो हैं मिलकर इतना पैसा देंगे, $2.3 बिलियन पैसा देंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो कैश स्ट्रैप्ड है, यानी कि पाकिस्तान में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। इन द वेक ऑफ डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स लोकल करेंसी, क्योंकि पाकिस्तान की जो खुद की करेंसी है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गई है, और उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं वो भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड द IMF चैलेंज। अब देखिए पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। पाकिस्तान बहुत टाइम से ये भी कोशिश कर रहा था कि उसको IMF के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और जो उसके मित्र देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया या चाइना हो गया, वो उनसे मदद लेता रहे और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। लेकिन पाकिस्तान की ये जो कोशिश है ये नाकाम होती जा रही है, नाकाफ़ी होती जा रही है, और उसको अब मजबूरन IMF से जो बेल आउट है वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन IMF से पहले जो उसके ऊपर FATF के द्वारा जो ग्रे लिस्ट के अंदर उसका नाम डाला गया है, तो जब तक वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है कि IMF उसको बेल आउट करते। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हैव बीन डिप्लीटिंग ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर एंड इट हैज़ कम डाउन टू $8.9 बिलियन इन जून 2022। तो जून 2022 में उसके जो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो मात्र $8.9 बिलियन रह गया है। द न्यू बजट हैज़ प्रपोज रिज्यूमिंग द पेट्रोलियम डेवलपमेंट। भाई अब देखिए जो एक नया बजट, जहाँ अब वहाँ पे एक नई सरकार जब बनी है शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने एक नया बजट प्रपोज किया और उसमें उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी को वापस से यानी कि लेवाई किया, यानी कि ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट एक टैक्स है उसको लगाया गया, यानी कि जो भी लोग पेट्रोलियम डलवाएंगे अपनी गाड़ियों में, बाइक्स में पेट्रोल डलवाएंगे, उन पे ये सेस लगाया जाएगा एक रूम में, हम मान सकते हैं, जिससे कि इकनॉमी में पैसा आए और लोग, जो सरकार है उसके पास कुछ पैसा है जिससे कि वो आगे काम कर सके। दिस वुड मीन इंक्रीज्ड ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस विच हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग पीपल टू द स्ट्रीट्स। लेकिन दिक्कत ये वाली बात है कि इससे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, और ये बहुत ही एक एप्रोप्रिएट रीज़न है कि लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। द IMF इज़ विलिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान बट हैज़ सम कंडीशंस रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दिस वॉज हाईलाइटेड इन द IMF स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट मीटिंग इन मई 2022। तो IMF जो है वो चाहता तो है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे बट हैज़ कंडीशंस रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेकिन वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है अपने मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स पे यानी कि पूरे देशव्यापी स्तर पर वो कुछ रिफॉर्म्स करे। IMF वांट्स पाकिस्तान टू एड्रेस हाई इन्फ्लेशन। पहली बात तो IMF चाहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का दर बहुत ज़्यादा है उसको कंट्रोल करे, एंड द एलिवेटेड फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो उसका बहुत बढ़ा हुआ फिस्कल डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी कम करे, वाइल इंश्योरिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल, और ये भी इंश्योर करे कि जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। IMF ऑल्सो वॉन्ट्स पाकिस्तान टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द डेट सिचुएशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। IMF ने साफ साफ ये भी कहा है, चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज है इस सिचुएशन के लिए भी वो ट्रांसपेरेंट हो IMF से। पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद चाइना से कितना ओ करता है, यानी कि चाइना का कर्जा कितना है पाकिस्तान के ऊपर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू पैसा लगा हुआ है चाइना का पाकिस्तान में, और चाइना से कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने, तो वो सब चीज़ें वो IMF को बताए, ये IMF चाहता है। Pakistan's economic and energy situation is serious that demands bold decisions and the situation will worsen in the short term before it gets better. But this has been the nation's history in the last 75 years. तो पिछले 75 सालों में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बार बार इस फेज से गुजरती रहती है कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होते रहते हैं।
नेक्स्ट आता है कि इंडिया रीओपन्स एम्बेसी इन काबुल, सेंड्स एड। अब देखिए, अफ़गानिस्तान में पिछले दिनों देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भूकंप आया जिसके वजह से 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो वहाँ पर अब इंडिया ने वापस से तालिबान के आने के बाद जो अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी, तो वापस अपनी एम्बेसी खोल दी है और एक ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है उन लोगों के लिए जो कि अर्थक्वेक से अफेक्ट हुए हैं। तो इंडिया ऑल्सो सेंड्स इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस टू अफगानिस्तान, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। जो उनका एक शहर था, खोस्ट शहर का नाम था, वहाँ पर। द इंडियन एम्बेसी विल बिकम द 15th मिशन टू बी ओपन इन काबुल। देखिए, 15वां देश है भारत जिसने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोली है। इससे पहले रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन और 4 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी एम्बेसी खोल चुके हैं ऑलरेडी तालिबान के आने के बाद। इसके बाद भारत अब 15वां देश बन गया है। नेक्स्ट आता है एक्स पंजाब डीजीपी दिनकर गुप्ता इज़ द न्यू एनआईए चीफ। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के चीफ बनाए गए हैं जो पहले डीजीपी हुआ करते थे पंजाब के, दिनकर गुप्ता जी को। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसको कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने फॉर्मर पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी जो हैं दिनकर गुप्ता, उनको डीजी बनाया गया है एनआईए का। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से न्यूज़ आती है यूएस की कि उसने अबॉर्शन राइट को ओवरटर्न कर दिया है। तो इन अ सिग्निफिकेंट कर्टेलमेंट ऑफ वीमेंस राइट्स। अब देखिए, इससे क्या हुआ कि जो महिलाओं का अधिकार था यूएस में कि वो चाहें तो बेबी रखें और चाहें तो बेबी को अबॉर्ट कर दें, उसको ख़त्म कर दिया गया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहाँ पर बेबी को आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो इन अ सिग्निफिकेंट कर्टेलमेंट ऑफ वीमेंस राइट्स, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया रो वर्सेस वेड का जो केस था 1973 का, जो लैंडमार्क डिसीजन था, गिविंग विमेन इन अमेरिका द राइट टू हैव एन अबॉर्शन बिफोर द फीटस इज़ वायबल आउटसाइड द वोम। अब देखिए, आउटसाइड द वोम, अब बताइए 1973 में भारत में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आता है जिसके बाद भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे 1973 का बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा केस था जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जिसमें बहुत ही एक ऐसा जजमेंट आया था जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर फोकस किया था। Outside the womb before the 24 to 28 week mark, abortion rights which have been available to women for over 2 generations will now be determined by individual states। तो abortion rights यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने तो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन ये है कि जो यूएस के अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे यूएस में 50 स्टेट्स हैं, तो इंडिविजुअल स्टेट अपने बेसिस से बता सकता है कि उसके यहाँ अबॉर्शन लीगल है या इलीगल है। ऑल्सो ओवरटर्न्ड ऑन फ्राइडे वॉज प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी, अ 1992 केस दैट अपहेल्ड रो। तो जो रो केस था यानी कि रो वर्सेस वेड का केस था 1973 का, उसको अपहेल्ड किया था 1992 के एक केस में, पेरेंटहुड वर्सेस केसी केस में। सो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको भी खारिज कर दिया गया है, इसको भी ओवरटर्न कर दिया गया है यूएस की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात आ रही है लैटिन अमेरिका की, यानी कि कोलंबिया देश की बात कर रहे हैं कि कोलंबिया में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए हैं, नए प्रेसिडेंट जो चुन के आए हैं, वो लेफ्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले लैटिन अमेरिका में राइट पार्टी का बोलबाला हुआ करता था। तो गुस्तावो पेट्रोज इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2 centuries ऑफ द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ द रीजन्स, कि अगर हम 2 सेंचुरी में यानी कि 200 सालों में देखें, अगर इंडिपेंडेंट हिस्ट्री देखें उस रीजन की, जो कि तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है कोलंबिया पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो लेफ्ट पार्टी जो है वो कासा डी नरीनो पहुंच चुकी है, जो कि बोगोटा यानी कि जो कोलंबिया की राजधानी है उसमें प्रेसिडेंशियल पैलेस है, यानी कि जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं। ऑल्सो ब्रॉट टू द वाइस प्रेसिडेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो एफ्रो कोलंबियन एक विमेन बनी है, फ्रेंसिया मर्केज़, जो कि एक अपने आप में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं कोसा रीजन से, जो कि कोलंबिया का सबसे गरीब रीजन में से एक है और मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं, यानी कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है ये कोलंबिया का। तो यहाँ से जो पर्सन बनी है, जो लेडी बनी है, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये अपना में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है कोलंबिया की हिस्ट्री में और लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री में, यानी कि साउथ अमेरिका की हिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है नरेगा के लिए एक ऐप आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की है नरेगा के लिए। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2021 में, और अब कहा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी मनरेगा का काम चल रहा है, नरेगा का काम चल रहा है, वहाँ पे इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऐप के थ्रू अटेंडेंस की बात की जा रही है कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनको दिन में 2 बार अटेंडेंस देनी होगी। तो मई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, जिसके तहत मनरेगा आती है, लॉन्च्ड दी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। एक नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च की थी। एक नया एप्लीकेशन था ये, मेंट फॉर इम्प्रूविंग सिटीजन ओवरसाइट एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए बात की जा रही थी इन मनरेगा।
तो इट इज़ टू बी डिप्लॉयड बाय नरेगा मेट्स। अब देखिए नरेगा मेट्स बनाए गए, यानी कि एक ऐसा पर्सन को बनाया गया जो कुछ लोगों के ऊपर होगा, उसके पास एक स्मार्टफोन होगा जिसमें कि वो लोगों की अटेंडेंस ले सके। लोकल विमेन होंगी ये नरेगा मेट्स। कौन हो सकती हैं? ये लोकल विमेन होंगी एट द पंचायत लेवल हु आर सिलेक्टेड एंड ट्रेन टू मॉनिटर नरेगा वर्क साइट्स। तो नरेगा मेट्स को चुना गया, ये हमेशा महिलाएं हुआ करती थी पंचायत लेवल पे, जिनको ट्रेन किया जाता था कि आप नरेगा में नरेगा की जो वर्क साइट्स हैं जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है, आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए। द मेन फीचर ऑफ द ऐप इज़ द रियल टाइम फोटोग्राफ्ड जियो टैग्ड अटेंडेंस ऑफ एवरी वर्कर टू बी टेकन वंस इन ईच हाफ ऑफ द डे। तो इसमें मेन फीचर क्या है इस ऐप का कि एक तो रियल टाइम में आप एक फ़ोटोग्राफ लेंगे, जियो टैग अटेंडेंस करेंगे हर वर्कर की एक दिन में 2 बार, यानी कि ईच हाफ ऑफ द डे। तो पहले तो फोरनून में यानी कि सुबह के टाइम पे, और फिर आफ्टरनून में यानी कि दोपहर के टाइम पे, तो दोनों टाइम पे उस पर्सन की अटेंडेंस होगी। While such an app may be useful in monitoring the attendance of workers who have fixed work timings, in most states नरेगा wages are calculated based on the amount of work done each day। अब देखिए बात क्या है कि अगर हम ये कहें कि सुबह आप अटेंडेंस लगाएंगे और फिर दोपहर में भी आप अटेंडेंस लगाएंगे, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि आपको पूरे दिन साइट पे खड़े रहना है, सारे दिन साइट पे रहना है। लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में देखा गया है कि नरेगा के तहत जो काम होता है वो वहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो काम के ऊपर मिलती है कि आज आपने इतना काम कर लिया तो आपको सैलरी मिलेगी। यानी कि वहाँ पे दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आप अगर आपका काम आपने 2 घंटे में काम कर लिया, आपको जितना काम करना था उस दिन का, या 3 घंटे में काम कर लिया, तो आप अपनी सैलरी लेके जा सकते हैं, आपको सारा दिन वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। द फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ बीन की टू नरेगास वाइड स्प्रेड डिमांड। इसी वजह से नरेगा की डिमांड है, क्योंकि लोग क्या करते थे, उनको दिन भर का जो काम होता था, यानी कि एक दिन में जो उनको काम करना था, अगर वो बहुत तेज़ी से उसको कर सकते थे तो उन्होंने उसको किया, और बाद में जाके वो अपनी, अगर उनकी जो छोटी मोटी दुकानें हैं या वो सब्ज़ी बेचने का काम करते हैं, तो छोटा अपना काम, दूसरा काम भी वो कर सकते थे, जिससे कि अपनी लिविंग चला सकें। नरेगा हैज़ हिस्टोरिकली हैड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ विमेन वर्कर्स। तो नरेगा में ज़्यादातर विमेन वर्कर्स ने काम किया है, 54% देखें 2021-22 में तो महिलाओं ने काम किया है। द ऐप हैज़ एडवर्सली इम्पैक्टेड नरेगा मेट्स एज वेल। अब ये जो ऐप आ रही है इसकी वजह से नरेगा मेट्स को भी दिक्कत आ गई है। इससे पहले नरेगा मेट्स के पास ये कंडीशन डाल दी गई है कि उनके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। द रोल ऑफ अ मेट वॉज कंसेप्शुलाइज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर लोकल वुमेन। तो इसकी जो रोल की मेट का जो रोल देखा गया था, पहले ये देखा गया था कि महिलाओं को इससे एम्पावरमेंट मिलेगा टू मैनेज अटेंडेंस एंड वर्क मेजरमेंट इन द पंचायत। अब लेकिन मेट को सिर्फ मेट वही हो सकती है वन नीड्स टू हैव अ स्मार्टफोन। तो जिसके पास भी स्मार्टफोन होगा, यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होगा या एप्पल का फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा, बेसिकली बात यह है, जिसके पास भी स्मार्टफोन होगा वो ही पर्सन नरेगा मेट बन सकता है। तो अब ये कंडीशन हो गई, यानी कि जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है वो नरेगा मेट नहीं बन सकती। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गरीब परिवार हैं जहाँ पे सिर्फ वो एक फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली भारत की सोसाइटी के हिसाब से वो जो होगा फ़ोन वो मेल पर्सन इस्तेमाल करेगा, यानी कि महिला उसको इस्तेमाल नहीं करेगी, या महिलाओं का नंबर बाद में आता है हमारे यहाँ, जो हमारे समाज जिस तरह से चलता है। तो अब इस चीज़ में देखा जाए तो अगर ये कंडीशन रख दी गई है कि महिलाओं के पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, तो जब उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो वो मेट कैसे बन पाएंगी। तो दिस न्यू कंडीशन डिस्क्वालीफाइड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन हु डू नॉट ओन स्मार्टफोन्स फ्रॉम बिकमिंग मेट्स। तो वो हज़ारों जो महिलाएं हैं वो मेट्स नहीं बन पाएंगी। नाउ स्मार्टफोन ओनिंग मैन आर लाइकली टू बी गिवन प्रेफरेंस एज मेट। तो अब उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। ऑल्टरनेटिवली वेमेन कुड बिकम प्रॉक्सी मेट्स, या ये भी हो सकता है कि महिलाओं को प्रॉक्सी मेट्स ना दिया जाए, यानी कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड बट डेफरिंग टू मैन हु वर्क एंड गेट पेड। यानी ये हो सकता है कि रजिस्टर तो महिला को कर दिया, और लेकिन जो काम है और जो सैलरी मिल रही है वो पुरुषों को मिल रही है। ये कुछ इसी प्रकार से हो गया जिस तरह से पंचायती राज के अंदर चलता है, कि जहाँ पे महिलाओं को, मान लेते कोई सीट अगर महिला के लिए नॉमिनेटेड है कि यहाँ से सिर्फ महिला ही पर्सन पंचायत में चुन के आ सकती है, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे महिला तो खड़ी होती थी लेकिन सारा काम उनके हस्बैंड क्या करते हैं, यानी कि जो वोट डलती है वो डलती तो महिला के नाम है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो काम करना है वो सारा उनके हस्बैंड को करना है। तो मैनी सिलेक्टेड मेट्स ऑल्सो रिपोर्टेड दैट दे हैड नॉट बीन गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग इन यूजिंग द ऐप। तो कई लोगों का कहना यह है कि उनको ऐप इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, और दिस कुड लीड टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग वर्कर्स अटेंडेंस। तो इससे जो वर्कर्स अटेंडेंस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी सही से नहीं हो पाती, और धीरे धीरे क्या होता है कि डिलेड और नॉन पेमेंट्स, यानी कि जो पेमेंट है वर्कर्स की या तो वो डिले हो जाती है या वो नहीं मिल पाती है। 13 मई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये एक सर्कुलर अनाउंस किया, और उसमें कहा कि जो NMS है, यानी कि ये जो ऐप है, ये सभी नरेगा वेबसाइट्स पे चलेगी जहाँ पे भी 20 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है तपन देका टू हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसको चेयर
प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उन्होंने तपन देका जो हैं, कपन कुमार देका, उनको 1988 बैच के जो IPS ऑफिसर हैं उनको डायरेक्टर लगाया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का 2 साल के लिए। और 1 साल का एक्सटेंशन मिला है समंत कुमार गोयल को, जो कि सेक्रेटरी हैं यानी कि हेड हैं रॉ के, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। परमेश्वरन अय्यर विल बी द न्यू नीति आयोग CEO। तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं उनको कहा जा रहा है कि ये नीति आयोग के नए CEO होंगे। अभी तक नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है, तो अब कहा जा रहा है कि इनको नीति आयोग का CEO बनाया जाएगा। तो वी परमेश्वरन अय्यर जो कि एक सीनियर ऑफिशियल हैं, हु हेल्म्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पेट स्कीम स्वच्छ भारत अभियान। तो अब तक जो वी परमेश्वरन अय्यर हैं, ये जो प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत मिशन जो योजना है इसको देख रहे थे। अब कहा जा रहा है इनको नीति आयोग का CEO बनाया जाएगा। तो मिस्टर अय्यर रिप्लेसेस अमिताभ कांत, हु कंप्लीट हिज टर्म इन द ऑफिस ऑन June 30। एट प्रेजेंट मिस्टर अय्यर फंक्शन एज द प्रोग्राम मैनेजर ऑफ द 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसको वर्ल्ड बैंक ने वाटर कंजर्वेशन के लिए होस्ट किया था। मिस्टर अय्यर जॉइंड द IAS इन 1981 इन द UP कैडर एंड हैड सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिस्टर कांत वॉज अपॉइंटेड CEO ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग का उनको जो CEO लगाया गया था वो 2016 में लगाया गया था और 2 साल का उनको टेन्योर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद उनके 3 बार एक्सटेंशन किया गया। अंडर मिस्टर कांत द नीति आयोग हेल्प द सेंटर लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। तो अमिताभ कांत के अंडर ही भारत सरकार ने कई सारे प्रोग्राम लॉन्च करे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो। तो ये थी GS2 की न्यूज़ेज़। अब GS2 के बाद आती है GS3 की न्यूज़। अगर हम देखें तो सबसे पहली न्यूज़ आती है कि द प्रॉब्लम्स प्लेगिंग थर्मल पावर जनरेटर्स, कि भारत में जो कोयले की कमी हो रही है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ती जा रही है गर्मी की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोयले की कमी की वजह से। तो वही देखी जा रही है कि थर्मल पावर जनरेटर्स में, यानी कि जो कोयले को जलाकर बिजली उत्पादन करते हैं, उनके लिए क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, विद रिजर्व्स दैट कुड लास्ट अप टू 100 ईयर्स। तो माना जा रहा है कि भारत में इतना रिजर्व है कोयले का कि अगले 100 साल तक वो चल सकते हैं। डिस्पाइट दैट ईयर आफ्टर ईयर द शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाईज कंटिन्यू टू बी एन इशू, यानी कि साल दर साल देखा जा रहा है कि कोयले की सप्लाई में कमी आ रही है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोल का स्टैग्नेट हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर 2021 तक, बट रिवाइव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2022। जो पावर डिमांड है वो तो बढ़ी है क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी भी हो रही है और हॉटर वेदर कंडीशंस हैं, यानी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ACs चलेंगे और जितनी ज़्यादा AC चलेंगे उतनी ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन होगा। Until financial year 20, domestic sources contributed to about 90% of the power sector coal receipts. Remaining was filled by import. तब तक ये होता था, फाइनेंशियल ईयर 2020 तक ये होता था कि जो डोमेस्टिक सोर्सेज से 90% बिजली बनती थी, बाकी 10% बिजली जो है वो बाहर के कोयले से बनती थी, यानी कि बाहर से कोयला आता था। लेकिन अब बाहर से जो कोयला आ रहा है वो पहले 10% आता था, वो घटकर सिर्फ 3.8% आ रहा है, यानी कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसके ऊपर बर्डन बढ़ गया है कि जो 90% डोमेस्टिक सप्लाई हो रही थी कि 90% से बढ़ाकर उसको 90% से ज़्यादा करना पड़ेगा। कोल इंपोर्टेड फॉर ब्लेंडिंग पर्पसेज बाय पावर प्लांट्स दैट रन इंडिजिनस कोल डिक्लाइन टू 8 मेट्रिक टन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 19 मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 17। तो अब एक ब्लेंडिंग प्रोसेस था कि जिसमें कि जो भारत का अपना कोल था और जो बाहर से कोल आता है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया से कोल आता है, तो उन दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता था, यानी कि उन दोनों को मिला दिया जाता था। तो पहले ये 19.7 मेट्रिक टन तक मिलाया जाता था फाइनेंशियल ईयर 17 में, अब इसको घटाकर सिर्फ 8 मेट्रिक टन हो गया, यानी कि बाहर से कोयला बहुत कम आ रहा है। 15 पावर प्लांट्स अगर हम देखें भारत में जो कि इंपोर्ट बेस्ड हैं, यानी कि उसमें सारा कोयला बाहर का ही जलता है, तो 5 पावर प्लांट्स ने या तो काम करना बंद कर दिया है या उनमें बहुत कम काम हो रहा है क्योंकि उनके पास बाहर से आने वाले कोयले का स्टॉक है ही नहीं। जो प्राइस है इंपोर्टेड कोयल का इज़ नियरली 5 to 6 टाइम्स हायर दैन डोमेस्टिक सप्लाई, और जो भारत में जो डोमेस्टिक सप्लाई में जो कोयला है उसके मुकाबले इंपोर्टेड कोल 5 से 6 गुना महंगा मिल रहा है। तो इसके वजह से बिजली जो है वो नहीं बन पा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है, ONDC की बात बनाने की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक पायलट फेज़ में लॉन्च किया जाएगा ONDC 5 शहरों में, with an aim to democratize the country's fast-growing digital e-commerce space that is currently dominated by the 2 US headquarter firms। तो ये कहा जा रहा है कि ONDC इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि भारत का जो डिजिटल ई-कॉमर्स स्पेस है उसको डेमोक्रेटाइज किया जा सके, जो अभी तक सिर्फ डोमिनेट कर रहा है या तो अमेज़न के द्वारा या वॉलमार्ट के द्वारा। अभी तक क्या होता था कि मान लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को किसी सेलर से कुछ सामान लेना है और वो सेलर सिर्फ अमेज़न पे बेचता है, तो हमको अमेज़न
के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, अमेज़न की ऐप या वेबसाइट खोलनी होगी और वहीं से ऑर्डर करना होगा। अगर कोई पर्सन फ्लिपकार्ट पे बेचता है तो हमें फ्लिपकार्ट से ख़रीदना पड़ेगा। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए कि अगर मैं प्रोडक्ट का नाम डालूँ और उस चाहे वो अमेज़न पे रजिस्टर्ड हो सेलर, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड हो सेलर, वो सेलर मुझे वहाँ दिख जाए। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो अमेज़न पे हो चाहे फ्लिपकार्ट पे हो। तो इस चीज़ की बात की जा रही है कि ONDC एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑफर करेगी एक नेटवर्क टू एनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज टू बी डिस्कवर्ड एंड एंगेज्ड बाय एनी नेटवर्क एनेबल्ड एप्लीकेशंस। तो अब ये जो ONDC होगी ना तो ये एग्रीगेटर एप्लीकेशन होगी। एग्रीगेटर एप्लीकेशन कैसे होती है, जैसे कि जोमेटो हो गया। अब जोमेटो क्या अपने आप में एग्रीगेटर है, या ओला कैब है, तो ओला भी क्या है अपने आप में, ओला है, ऊबर है, ये भी एग्रीगेटर कैब है। यानी कि सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ जो हैं इनके ऊपर इकट्ठी कर दी हैं, ओला पे लगा दी हैं और ओला की ऐप से सब लोग बुकिंग करते हैं। तो इस तरह से नहीं होगा ये, ना ही ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ना ही ये कोई चीज़ होस्ट करेगा अपने आप से, जैसे कि अमेजन हो गया, ये अपने आप में होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। एंड ऑल एग्जिस्टिंग डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स कैन वॉलंटरली चूज टू अडॉप्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ ONDC नेटवर्क। तो ONDC का एम है टू एनेबल बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो जो कंज्यूमर है, यानी कि मैं अगर कंज्यूमर हूँ, तो ONDC का एम ये है कि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं वो सब ONDC से मिल जाएं। और अगर मैं प्रोडक्ट का नाम डालूं तो मुझे वो प्रोडक्ट सभी वेबसाइट्स पे जितने भी हैं, चाहे वो अमेज़न पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे किसी पे भी हो, मुझे वो सब दिखाता रहे, जिससे कि मुझे अलग अलग जगहों पे ना जाना पड़े। मुझे अलग से अमेज़न के ऐप पे, अलग से फ्लिपकार्ट के ऐप पे ना जाना पड़े, मुझे एक जगह दिख जाए और जहाँ पे भी मुझे सही दिख रहा हो, जहाँ पे मुझे चीप दिख रहा हो, या जिस सेलर से भी मुझे ख़रीदना हो, मैं वहाँ से ईजिली खरीद पाऊँ। Currently, a buyer needs to go to Amazon, for example, to buy a product from a seller on Amazon। मान लेते हैं Amazon पे कोई सेलर है, तो उसके लिए आपको Amazon पे जाना पड़ेगा। तो ONDC ने ये रिसर्च किया है कि दैट अ बायर रजिस्टर्ड ऑन वन पार्टिसिपेटिंग ई कॉमर्स साइट, यानी कि Amazon पे अगर कोई बायर रजिस्टर्ड है तो वो कहीं से भी खरीद सकता है, वो फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकता है। कहने का मतलब ये है, ONDC चाहता है कि वो UPI की तरह काम करे। जिस तरह से हमारी एक UPI ID होती है, अब उस UPI ID पे अगर आपको पेमेंट करनी है या पेमेंट मंगानी है तो आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे आप गूगल पे यूज़ करें, फ़ोन पे यूज़ करें, फ्री चार्ज यूज़ करें, जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं आप सभी को यूज़ कर सकते हैं। तो उन सभी मोबाइल ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं एक ही UPI ID के बेसिस पे। तो इसी प्रकार से एक ही ONDC पे सारी की सारी वेबसाइट्स अगर हो गई है, सभी सेलर्स वहाँ पे रजिस्टर हो गए, चाहे वो फ्लिपकार्ट के हों, चाहे वो अमेज़न के हों, तो बायर को, यानी कि मुझको, अगर मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। UPI अलाउ पीपल टू सेंड और रिसीव मनी इररेस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो UPI से आप पैसे भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। और इससे मतलब नहीं है कि आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो, आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो, चाहे आप गूगल पे यूज़ करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो, या कोई सी भी यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, आप सभी से कर सकते हैं। तो व्हाट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ONDC, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का कहना ये था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर जो आती है, ये कहना था कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान पे कि एक आउटरीच कंडक्ट करवाया गया था ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल सेलर्स। तो ये देखा जा रहा था कि स्मॉल सेलर्स पे, जो छोटे विक्रेता हैं, उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और हाइपर लोकल सप्लाई चेन फंक्शन। तो पोस्ट विच इट फाउंड दैट देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्केल ऑफ ऑनलाइन डिमांड एंड द एबिलिटी ऑफ द लोकल रिटेल इकोसिस्टम टू पार्टिसिपेट। प्रेजेंटली ONDC जो है इसको पायलट स्टेज में 5 शहरों में चलाया जा रहा है, दिल्ली NCR में, बेंगलोर में, भोपाल में, शिलोंग में और कोयम्बटूर में। और बाद में इसमें टारगेट है कि इसको ऑनबोर्ड करेंगे 150 रिटेलर्स। अगले 5 साल में कहा जा रहा है कि ONDC जो है 90 करोड़ यूजर्स को अपने पास में ले आएगा, जिसमें 12 लाख सेलर्स होंगे और 730 करोड़ एडिशनल परचेजेज होंगी। लाइकली बेनिफिट्स क्या होंगे ONDC के, तो ONDC विल स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस, लाइक इसमें कैटलॉग बनाना है प्रोडक्ट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि कितना स्टॉक हमारे पास है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, ये सब बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ये अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं ONDC नेटवर्क के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऐड $500 बिलियन टू GDP बाय 2025, ये NASSCOM का कहना है। तो NASSCOM ने अपनी एक इंडेक्स लॉन्च किया है, AI एडॉप्शन इंडेक्स, जिसका कहना यह है कि, या जिसके तहत हम एसेस करते हैं AI एडॉप्शन को भारत में, कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है, उसका पता लगाने का तरीका ये है। तो इंडेक्स वाज द फर्स्ट डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ AI एडॉप्शन। तो ये जो इंडेक्स NASSCOM लेके आया है, ये भारत में पहला एक डिटेल्ड असेसमेंट है जिसमें AI एडॉप्शन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना अडॉप्ट हुआ है, कितने लोगों ने अडॉप्ट किया है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किया जा रहा है, उसके बारे में पता लगाया जा सके। 4 सेक्टर्स में, एक तो पहला आता है बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में, कंज्यूमर पैकेज गुड्स में, रिटेल में, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल्स ऑटोमोटिव में। तो ये सेक्टर जो है क्यूमुलेटिवली कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 60% ऑफ AI's पोटेंशियल वैल्यू, और इसको कहा जा रहा है कि ये
450 से लेके 500 बिलियन हो जाएगी कंट्री के जीडीपी में बाय 2025। तो इतना ज़्यादा स्कोप है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके बारे में नैस्कॉम कह रहा है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप फेलियर। तो केरला से न्यूज़ आ रही है कि केरला में बारिश तरीके से नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर जो फसलें उगती हैं उनमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं और वहाँ की जो फसलें हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। तो कार्डमम यानी कि जो इलायची है इज़ अमंग द मैनी थर्मो सेंसिटिव क्रॉप्स, यानी कि वो एक ऐसी क्रॉप है जिसको टेम्परेचर की वजह से यानी गर्मी की वजह से उसमें सेंसिटिवनेस है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये फसल ख़राब हो जाएगी। हिट बाय राइजिंग मर्करी लेवल्स, चेंज इन वेदर पैटर्न्स एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एडिंग टू द एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन द स्टेट केरला। तो केरला में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, बारिश कम हो रही है और जो मर्करी लेवल है यानी कि जो गर्मी है वो बढ़ रही है। इस वजह से वहाँ पे जो इलायची का उत्पादन है वो बहुत कम हो रहा है। फार्मर्स कंप्लेन दैट द इनकन्सिस्टेंट रेन पैटर्न इज कॉज्ड क्रॉप लॉस एंड डिलेड फ्लावरिंग। तो अब फार्मर्स का कहना ये है क्योंकि बारिश तरीके से नहीं हो रही है तो इसके वजह से जो फूल आते हैं जिसके बाद इलायची बनती है वो नहीं हो पा रहा है। वाइल द वैगरीज इन टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी इज ट्रिगरिंग पेस्ट अटैक। और जो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है या ह्यूमिडिटी में बदलाव आ रहा है, आर्द्रता में, इसके वजह से जो पेस्ट हैं वो भी अटैक कर रहे हैं फसलों पे। तो 250 किलो जो कार्डमम है इज़ द एवरेज यील्ड यू यूजुअली गेट फ्रॉम 1 एकड़। अब ये जो है कम होकर 160 से 170 किलो रह गए हैं। जो थर्मोसेंसिटिव क्रॉप्स हैं जैसे कि चाहे वो कोको हो, ब्लैक पेपर हो, कार्डमम है यानी इलायची है, कॉफ़ी है, चाय है, ये सब जो है इन पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कार्डमम हिल रिजर्व में, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है केरला में। और पैडी में यानी कि चावलों में भी एक बीमारी लग रही है जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो बीमारी है ये किस में लगती है, ये चावलों में लगती है, पैडी में लगती है। नेक्स्ट आता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं यानी कि जो इन्वेजिव वीड्स हैं यानी कि ऐसी प्रजातियां जो वहाँ की नहीं हैं, कहीं बाहर से आई हैं, किसी बाहर देश से आई हैं और वो वहाँ की लोकल प्रजातियों को ख़त्म करती जा रही हैं और अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही हैं। तो एक विटामिन D3 रिच वीड है एंड अ श्रब विद रूट्स दैट वाइल्ड बोर्स लव टू जॉर्ज ऑन आर अमंग द 18 इन्वेजिव प्लांट्स स्टिफलिंग द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अब देखिए विटामिन D3 रिच है, हालांकि ये एक श्रब है, एक वीड है, लेकिन वो वाइल्ड बोर्स को तो पसंद है, लेकिन इसके वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क की जो अपनी खुद की वहाँ की जो प्रजातियाँ हुआ करती थी पौधों की या घास की, वो ख़त्म होती जा रही है। तो पार्थेनियम एंड लेंटेना थ्रेटन मोर देन 40% ऑफ इंडिया टाइगर रिजर्व। तो भारत के 40% से ज़्यादा जो इंडिया के टाइगर रिजर्व हैं उसमें लेंटेना कैमेरा और पार्थेनियम जो हैं ये जो कि इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये अपना कब्जा करती जा रही हैं। बट द लिस्ट ऑफ वीड्स इन काजीरंगा डज नॉट इंक्लूड बोथ ऑफ दिस नेम। तो काजीरंगा के अंदर ये दोनों नहीं हैं, काजीरंगा के अंदर दूसरी हैं। पार्थेनियम जो है वो बिलीव टू हैव कम टू इंडिया एज कंटामिनेंट्स इन अ कंसाइनमेंट ऑफ वीट इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस इन द 1950s। तो जो पार्थेनियम भारत में आया वो तो इस तरह से आया कि जो यूएसए से जिस टाइम पे भारत में अनाज नहीं हो पाता था उस टाइम हम यूएसए से डिपेंडेंट थे, शिप टू माउथ थे हम कि यूएसए से शिप आता था अनाज का और भारत में रोटी बनती थी। तो उस दौरान वहाँ से एक कंसाइनमेंट में कुछ आप देख सकते हैं कंटामिनेंट्स आए यानी कि कुछ गंदगी आई आप ये कह सकते हैं, और जिसके वजह से वो जो ये जो पार्थेनियम था ये भारत में आ गया। और जो लेंटेना कैमेरा है इसको ब्रिटिशर्स लेके आए थे साउथ अमेरिका से 200 साल पहले भारत में ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ये साउथ अमेरिका में तो ठीक था क्योंकि ये वहाँ की प्रजाति है, ये भारत की प्रजाति नहीं थी, इस वजह से ये भारत में आने के बाद इसने भारत की जो लैंडस्केप है उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और भारत की जो लोकल जो आप स्पीशीज़ हुआ करती थी घास की और फूलों की, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। इपोमिया एंड मिमोसा आर द इन्वेजिव स्पीसीज़, ये भी इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं जो हमें काजीरंगा में मिल रही हैं। बॉम्बेक्स, सीबा एंड लार्जिस्ट्रोमिया। अब ये सब नाम जो है आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि सवाल पूछे जा सकते हैं इन पे कि ये अभी न्यूज़ में थे ये क्या चीज़ें हैं। तो सेस्ट्रम डायरनम और डे ब्लूमिंग जैस्मीन जो है वेस्ट इंडीज़ ओरिजिन का, ये ब्रह्मपुत्रा के सैंड बार्स में उग रहा है, हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। प्लांट इज़ अदरवाइज सोर्स। अब ये जो प्लांट है ये विटामिन D3 का सोर्स है, तो अब ये कहा जा रहा है कि इस वीड को कमर्शियल क्रॉप में बदला जाना चाहिए जो कि काजीरंगा के पास है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी कई सारी लीव्स इसकी चाहिए सेस्ट्रम डायरनम की। नेक्स्ट आता है शिप बॉन्ड वेपन सिस्टम टेस्टेड। तो एक इंडिजिनसली डेवलप्ड वर्टिकली लॉन्च यानी जो सीधा वर्टिकली लॉन्च की जा रही है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसको टेस्ट किया गया है चंदीपुर बेस से उड़ीसा से। और स्पोर्ट्स से कुछ न्यूज़ देखते हैं तो भीम अवार्ड्स जो हैं वो 52 प्लेयर्स को दिए गए हैं हरियाणा में। तो हरियाणा के गवर्नर जो है बंदारू दत्तात्रेय, तो उन्होंने भीम अवार्ड्स दिए हैं 52 स्पोर्ट्स पर्सन को।
और उड़ीसा गवर्नमेंट जो है हॉकी की टीम, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने खरीदी थी उसको स्पॉन्सर किया था, अब उड़ीसा की गवर्नमेंट एक खो खो की टीम को भी स्पॉन्सर करने जा रही है। तो अल्टीमेट खो खो लीग जो है उसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने फ्रेंचाइजी देने के लिए नोटिस दिया है कि उसको वो फ्रेंचाइजी देगी। इट विल बी द सेकंड डायरेक्ट स्पोर्ट्स वेंचर फॉर द नवीन पटनायक गवर्नमेंट एज इट ऑल्सो ज्वाइंट ओन्ड कलिंग लेंसर्स, जो कि अपने आप में एक हॉकी इंडियन लीग की फ्रेंचाइजी हुआ करती थी। श्रीहरि, मिहिर और अनीश ने गोल्ड जीता है। तो जो ओलंपियन हैं श्रीहरि नटराज, मिहिर आम्रे और अनीश गौड़ा, इन्होंने 17th सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो बराक रिवर है ये मणिपुर से ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश से बहती है, और बांग्लादेश में ये सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है। और बीजिंग का डिक्लेरेशन हुआ है अभी, बीजिंग डिक्लेरेशन 14th ब्रिक्स समिट का, इसको चाइना ने होस्ट किया था वर्चुअली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकते हैं कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, तो ये ब्रिक्स से रिलेटेड समिट है। तो ये थी आज की न्यूज़ेस। इससे के बाद जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन हैं, तो वो हैं तपन देका, ये हमने न्यूज़ में अभी कवर किया। और लेंटेना कैमेरा भी न्यूज़ में था। तो ये क्या है, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, यानी कि आक्रामक प्रजाति है। तो इसी के साथ 29 जून के करंट अफेयर्स कवर होते हैं गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए गाइज। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनके करंट अफेयर्स भी कवर होते चल जाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।